बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज चैप्टर नंबर 3 में हमारा एक लॉस्ट टॉपिक है और टॉपिक है बैलिस्टिक मिसाइल। बुनियादी तौर पे ये प्रोजेक्टाइल्स की एप्लीकेशन की फॉर्म है, हम इसको एप्लीकेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल्स भी कह सकते हैं। ये है बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या चीज़ है। तो इस चीज़ को समझने से पहले हम एक छोटी सी एग्जाम्पल या डिस्कशन लेते हैं ताकि हम सारी बात को क्लियर कर सकें। बेटा ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, जैसे अर्थ है, इसके ऊपर आपने कोई एक फुटबॉल या कोई एक बॉल यहाँ पे रखा हुआ है। आप इस फुटबॉल को जब किक लगाते हैं तो इनिशियली जब आप इसको किक लगाते हैं तो देन वी गिव द पावर्स इट, आप इसको पावर्स प्रोवाइड करते हैं। आप इसको किस डायरेक्शन में किक लगाते हैं, आप इसकी डायरेक्शन का तयन कर रहे हैं। तो जब हम किक लगाते हैं ये बेसिकली हम इसे पावर देते हैं। किस डायरेक्शन के अंदर हम किक लगाते हैं ये हम इसको गाइड करते हैं। तो इसका मतलब इनिशियली ये फुटबॉल क्या होता है, इनिशियली गाइडेड भी होता है और इनिशियली क्या होता है, पावर्ड भी होता है। लेकिन जब ये फुटबॉल मूव करके हवा में बुलंद हो जाता है तो इसके बाद ना हम इसको पावर दे सकते हैं, ना हम इसको डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, यानी गाइड कर सकते हैं। इसका मतलब जब वो हवा में उड़ जाता है तो उस वक्त वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, उसको हम पढ़ेंगे अनपावर्ड और क्या पढ़ेंगे, अनगाइडेड। वो जो अनपावर्ड और अनगाइडेड उसकी मूवमेंट्स होती है, इस अमल को बैलिस्टिक कहते हैं। तो एक ऐसा मिसाइल जिसको हम पुश करते वक्त, लॉन्चिंग स्टेज के ऊपर फेंकते वक्त हम डायरेक्शन का तयन कर सकें, जिसको हम इनिशियली पावर भी दे सकें, लेकिन जब उसको एक दफ़ा लॉन्च करके फेंक दिया जाए तो थ्रो करने के बाद ना हम उसको पावर दे सकें, ना हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकें, तो ऐसे मिसाइल को क्या कहते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट हमारा क्या हुआ, अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल इज कॉल्ड क्या होगा, बैलिस्टिक मिसाइल्स। ओके अच्छा, अब आगे चलते हैं। जब आप लोग इसको पुश करते हैं तो ये ख़ास किस्म की उड़ान यानी फ़्लाइट पकड़ता है, जो कि बेसिकली अनपावर्ड और क्या होती है, अनगाइडेड। लेकिन ये फ़्लाइट किसके ज़रिए असर होती है, यानी कौन सी फोर्सेस होती हैं जिसको लेके चलती हैं। तो एक तो बेटा इसको इनर्शिया होता है जो फारवर्ड लेके जाने की कोशिश करता है। कौन से फोर्स अमल करती है, इनर्शियल फोर्स। एंड सेकंड इसके ऊपर फोर्स होती है ग्रेविटी, जिसको किधर अट्रैक्ट करती है, डाउनवर्ड। इसी वजह से ये प्रोजेक्टाइल या ये जो मिसाइल्स होता है वो आगे भी चलता है और आस्ते आस्ते आगे बेंड भी डालता है और नीचे की तरफ भी आता है। तो ये इसका जो कर्व पाथ क्रिएट हो रहा होता है, ये बुनियादी तौर पर एक द सुपरपोजिशन ऑफ टू फोर्सेज आर टू मोशंस, वन इज द इनर्शियल एंड अदर इज क्या होगा, ग्रेविटी। और ये कर्व की शेप पे क्या करता है, फिर नीचे की तरफ मूव करता है। तो इस किस्म की जो इसकी फ्लाइट है जिसमें ग्रेविटी और इनर्शिया दोनों इफेक्टिवली इसको कवर कर रहे होते हैं, इस फ्लाइट को हम लोग कौन सी फ्लाइट कहते हैं, बैलिस्टिक फ्लाइट। अब जरा देखते हैं बैलिस्टिक फ्लाइट की क्या डेफिनेशन बनेगी कि व्हेन ए प्रोजेक्टाइल इनिशियली पुश, जब प्रोजेक्टाइल को हम इनिशियली क्या करते हैं, पुश करते हैं, ठीक है, एंड्स देन अलाउड टू मूव फ्रीली, और फिर हम उसको आज़ादाना हरकत का मौका देते हैं ड्यू टू इनर्शिया एंड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। यानी इसके बाद हम इनिशियली सारा कुछ करते हैं, लेकिन इसके बाद जब वो मूव कर जाता है तो हम उसको फ्री छोड़ देते हैं। किसके ज़रिए असर, अंडर द इनर्शिया एंड अंडर द एक्शन ऑफ क्या होगा, ग्रेविटी। वो लगता है कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी सच फ्लाइट इज़ कॉल्ड बैलिस्टिक फ्लाइट, यानी ऐसी फ्लाइट को जो इन दो फोर्सेस के ज़रिए असर होती है और फेंकते वक्त हम उसको गाइड करते हैं, बाद में हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैलिस्टिक फ्लाइट कहते हैं। ओके, जब ये बॉडी मूव करती है तो एक ख़ास किस्म का पाथ क्रिएट करती है, ऐसे जिसको हम कर्वनुमा पाथ कहते हैं। इस पाथ को जिसके ऊपर ये प्रोजेक्टाइल या मिसाइल सफ़र करता है, इस पाथ को ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। और चूँकि ये बैलिस्टिक फिनोमेना है इसलिए हम इसका नाम क्या रखते हैं, बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री, यानी बेसिकली अनपावर्ड अनगाइडेड फ्रॉम अर्थ टुवर्ड्स अर्थ। इसके कर्व क्रिएट होता है और वो जो कर्वनुमा शेप उसके हासिल होती है उसे हम क्या कहते हैं, बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री का नाम देंगे। इसलिए मैंने लिखा है पाथ फॉलोड बाय द बैलिस्टिक मिसाइल, एक ऐसा रास्ता जो बैलिस्टिक मिसाइल फॉलो करता है, जिस पर वो मूव करता है, इस कॉल्ड बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री, उसको ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। बेसिकली ट्रेजेक्ट्री पाथ को कहते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट इसमें ये होता है कि ये जो पाथ होता है मैथमेटिकली अगर हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो इसकी शेप पैराबोला से मिलती है, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं पैराबोलिक पाथ। कौन सा नाम रखते हैं, पैराबोलिक पाथ। तो हमसे पूछेगा कि बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री किस शेप के अंदर होती है, तो हम उसे बताएंगे क्या होती है, पैराबोलिक होती है। फिर इसमें हम जब इसको बॉडी को पुश करके हम फेंक देते हैं तो यकीनन ये बॉडी मूव कर रही होती है अंडर द एक्शंस ऑफ इनर्शिया एंड क्या होगा, ग्रेविटी। अब अगला सवाल ये है कि इनर्शिया का क्या इफेक्ट होता है और ग्रेविटी का क्या इफेक्ट है। तो हम इन दो चीज़ों को देखते हैं। जब इनर्शिया के इफेक्ट को हम देखते हैं तो जिस बॉडी को जहाँ से थ्रो किया गया है वो इनर्शिया उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा ले जाने की कोशिश करता है,
इसका मतलब उसकी जो स्ट्रेट लाइन मोशन की कोशिश होती है वो किसके ज़रिए असर होती है, इनर्शिया के। इसलिए मैंने यहाँ मेंशन किया कि इफेक्ट ऑफ इनर्शिया क्या है कि ड्यू टू इनर्शिया द ऑब्जेक्ट शुड मूव्स स्ट्रेट ऑफ इन द डायरेक्शंस इट विल थ्रो। जिस सिमत में हमने उसको फेंका है वो उसी सिमत में जाने की क्या करता है, कोशिश करता है और उसको ले जाना चाहता है। ये किसका इफेक्ट होगा, इनर्शिया का। इसके ज़रिए असर उसकी जो स्पीड होती है वो तकरीबन कांस्टेंट रहती है अकॉर्डिंग टू इनिशियल स्पीड। जो इनिशियल स्पीड उसको दी गई है उस स्पीड को वो कांस्टेंट रखने की क्या करता है, कोशिश। इस अमल को हम लोग इफेक्ट ऑफ क्या कहेंगे, इनर्शिया के। दूसरी फोर्स जिस पर अमल करती है वो इफेक्ट ऑफ क्या है, ग्रेविटी। जब ग्रेविटी के इफेक्ट की बात होती है तो इसके अंदर ये जो कर्व नुमा पाथ बनता है, यानी स्ट्रेट पाथ जो उसका था उसको बेंड कर दिया है, वो किसने पैदा कर दिया, ग्रेविटी ने। तो हम लिखेंगे ड्यू टू द ग्रेविटी स्ट्रेट पाथ चेंज इनटू द कर्व पाथ। तो कोई पूछता है कि कर्व पाथ पैदा किस वजह से होता है, तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटी। इसका मतलब जितना वो दूर जाके गिरेगा, जितना वो स्ट्रेट फासला तय करेगा, ये इनर्शियल इफेक्ट होगा। और जितना कर्व क्रिएट होगी वो कौन सा इफेक्ट होगा, ग्रेविटी इफेक्ट होगा। तो ग्रेविटी इफेक्ट के तहत ये क्या करता है, मूव करता है। याद रखना है ये बुनियादी तौर पे दो मोशंस का या दो फोर्सेस के जरिए से दो मोशन का कॉम्बिनेशन है। एक इनर्शियल मोशन है और दूसरी कौन सी होती है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है, जिसके जरिए सर ये अपने आप को मूव करवाते करवाते अपने टारगेट की तरफ बढ़ता रहता है। इस अमल को, इस मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, बैलिस्टिक कहते हैं। और ऐसे मिसाइल को, ऐसे प्रोजेक्टाइल को, ऐसे फेंके जाने वाली बॉडी को हम क्या नाम देंगे, बैलिस्टिक मिसाइल। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है बेसिकली ये वो प्रोजेक्टाइल है जो बैलिस्टिक फिनोमिना को फॉलो करता है, इसलिए हम इसका नाम क्या रख लेते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल कहेंगे। अब जब मिसाइल्स की बात आएगी तो उसमें दो नाम आते हैं कि एक होता है जी शॉर्ट रेंज मिसाइल और एक होता है लॉन्ग रेंज मिसाइल। अगर हम थोड़े फासले तक हिट करें तो उसमें कुछ चीज़ें हमारे पास कैसी होंगी। मसलन हम जानते हैं कि अर्थ बुनियादी तौर पे एक पाथ ऐसे एलिप्टिकल शेप से बनी हुई है। तो नॉर्मली तब ग्लोब इसको सर्कुलर देख लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर एक एज है जिसको हम एलिप्टिकल का नाम दे सकते हैं। तो ये है अर्थ की पोजीशंस। लेकिन अगर बेटा ये जो अर्थ है, फॉर एग्जांपल हम इतना सा मान लेते हैं, ऐसे कर लें, चले इतना सा ऐसा लेते हैं, अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करें तो आपको ये जो पाथ है ये तकरीबन स्ट्रेट नज़र आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि शॉर्ट रेंज मिसाइल के अंदर हम अर्थ की सरफेस को फ्लैट या स्ट्रेट कवर करते हैं। इसलिए मैंने पहली बात मेंशन कर दी कि फॉर द शॉर्ट रेंज ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक और द अर्थ शुड बी कंसीडर एज ए फ्लैट सरफेस। तो जब ये फ्लैट सरफेस होगी तो आप अपने मिसाइल को यूँ इसके ऊपर फायर करेंगे। इसका मतलब मिसाइल का पाथ कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। और उसके नीचे ज़मीन की सतह को क्या माना जाएगा, स्ट्रेट, यानी जिसको हम लोग फ्लैट सरफेस कहते हैं। ये कब होगा, जब हम लोग शॉर्ट रेंज अमल करेंगे, यानी शॉर्ट रेंज के ऊपर फायर करना चाहते हैं। तब याद रखना है शॉर्ट रेंज के अंदर हम एयर फ्रिक्शन को तकरीबन इग्नोर कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, जिस वजह से उसके ऊपर ये पाथ क्या होगा, क्रिएट होगा। इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल इसके अंदर शॉर्ट रेंज में इंतहाई कामयाबी से यूज़ किया जा सकता है, चूँकि वारफेयर में सबसे कामयाब ये होता है कि एग्जैक्ट निशाने पर जाके हिट किया जाए। तो जब एयर फ्रिक्शन तकरीबन ना होने के बराबर होती है और थोड़े फासले के ऊपर हिट करना चाहते हैं तो फिर प्रिसाइज डिग्री ऑफ जो हिटिंग होती है वो इसके एंगल डिपेंड करती है कि मैक्सिमम रेंज किस बुनियाद के ऊपर हासिल करते हैं, एंगल के ऊपर। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें ये फासला लॉन्ग रेंज हो जाए, यानी बहुत दूर तक हमें किसी चीज़ को फेंकना हो, तो फिर क्या होगा। तो मिसाल के तौर पे मैं एक चीज़ को यहाँ से लेके यहाँ तक फेंकना चाहता हूँ। तो अब अगर ज़रा ये देखें, अब ये सरफेस ऐसे बनेगी अर्थ की सरफेस। तो मैं थोड़ा इसको रेड कलर से दिखा देता हूँ। ये देखें ऐसे बन रही है। क्या हम इसको फ्लैट कह सकते हैं? नहीं, ये जो पाथ बनेगा वो थोड़ा एलिप्टिकल सा पाथ होगा। इसका मतलब शॉर्ट रेंज के अंदर हमारा पाथ कैसा होता है, फ्लैट सरफेस के तौर पे। और जब लॉन्ग रेंज के अंदर होता है तो हमारा पाथ कैसे बन जाता है, एलिप्टिकल। एक तो बात हमें ये क्लियर होगी। और जब हम इस किस्म की मिसाइल को फायर करेंगे तो वो इसके सतह को ना टकराए, इससे बचने के लिए हमें मिसाइल का जो पाथ होगा वो भी कैसा देना पड़ेगा, एलिप्टिकल ही देना पड़ेगा। लिहाजा एक क्लियर हुआ कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के अंदर हम जब अर्थ का सरफेस यूज़ करेंगे उस अर्थ सरफेस को कैसा इस्तेमाल करेंगे, एलिप्टिकल। और उसके ऊपर जो मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री बनेगी वो भी क्या तकरीबन बनेगी, एलिप्टिकल। इसका मतलब लॉन्ग रेंज जो होता है वो पैराबोलिक पाथ को फॉलो नहीं कर रहा होगा। अगली बात, फॉर लॉन्ग रेंज में हम कौन सा मिसाइल फिर इस्तेमाल कर सकते हैं? हम इस्तेमाल करेंगे रिमोट कंट्रोल। वाई, क्यों रिमोट कंट्रोल यूज़ करेंगे, उसकी रीज़न समझेंगे। जो बेटा शॉर्ट रेंज होता है वो अनपावर्ड और अनगाइडेड होता है, उसको एक खास जगह पे हिट करना होता है। अगर आप लोग इस लॉन्ग रेंज वाले को ऐसा ही छोड़ देते हैं अनगाइडेड, तो ये तो थोड़ी देर के बाद यहाँ हिट कर जाएगा।
इस मतलूबा मकसद तक पहुँचेगा नहीं, तो मतलूबा जगह तक पहुँचाने के लिए इसको पावर भी इजाफी चाहिए, इसको गाइडेंस भी चाहिए। लिहाजा इसके लिए हम फिर कौन सा मिसाइल इस्तेमाल करते हैं? रिमोट कंट्रोल गाइडेड मिसाइल। ये क्या करता है? ये इस मिसाइल को अनपावर्ड से पावर्ड में कन्वर्ट कर लेता है, अनगाइडेड से गाइडेड में, यानी हम इसके रास्ते में डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं और हम चाहें तो इसकी पावर्ड में कमी बेशी भी कर सकते हैं। लिहाजा फॉर द लॉन्ग रेंज रिमोट कंट्रोल मिसाइल्स आर यूज्ड विच इज़ पावर्ड एंड गाइडेड बाय द रिमोट कंट्रोल, जिसको हम रिमोट कंट्रोल के जरिए पावर्ड भी कर सकते हैं, गाइडेड भी। तो क्लियर हुआ कि वो अनपावर्ड और अनगाइडेड था, ये कैसा होता है? पावर्ड और क्या होगा? गाइडेड। इसको हम लॉन्ग रेंज तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब होता ये है कि जब शॉर्ट रेंज में जाते हैं तो एयर फ्रिक्शन तकरीबन ना होने के बराबर इग्नोर कर दी जा सकती है, लेकिन जब लॉन्ग रेंज में जाएंगे तो फासला ज़्यादा होने की वजह से जो एरोडायनेमिक्स फोर्सेस होते हैं, इसको एयर फ्रिक्शन कहते हैं, हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फिर उन फोर्सेस का बाज़ जगह पर असरार इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो ग्रेविटी से भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं, लिहाजा फिर उस मिसाइल को सफ़र करना मुमकिन नहीं रहता। फिर क्या करना पड़ेगा? रिमोट के ज़रिए हम उसकी पावर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं ताकि हम उसके ऊपर ओवरकम कर सकें जो इजाफी एरोडायनेमिक्स फोर्सेस पैदा होंगी। इस वजह से एरोडायनेमिक फोर्सेस का किरदार लॉन्ग रेंज में बहुत वाज़ेह नज़र आएगा और शॉर्ट रेंज के अंदर उनका किरदार इतना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ एरोडायनेमिक्स फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। फॉर शॉर्ट रेंज निगलेक्ट द एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन को हम एरोडायनामिक्स फोर्स कहते हैं, ये निगलेक्ट हो जाती है तकरीबन। अगर कोई ज़्यादा तूफान या आंधी नहीं चल रही तो नॉर्मली हम इसको इग्नोर कर लेते हैं। लेकिन फॉर द लॉन्ग रेंज, अगर लंबे फासले तक है और आप हाई स्पीड से मूव करते हैं, तो जब हाई स्पीड से मूव करते हैं तो आप जानते हैं ड्रैग फोर्सेस की वैल्यूज बढ़ेंगी और भी जो एयर फ्रिक्शन है वो इंक्रीज़ करेगी। नतीजा ये निकलेगा कि एयर फ्रिक्शन को अब इग्नोर करना मुमकिन नहीं होगा। उस वक्त हमारे जो एरोडायनामिक्स फोर्सेस होती हैं वो इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि वो बाज़ वक़्त ग्रेविटी से भी ज़्यादा असरात देने शुरू कर देती हैं। फिर उनको मैनेज करने के लिए हम इसके अंदर कौन सा मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं? रिमोट का। और इस समय रिमोट कंट्रोल, आज के जिसको लेज़र गाइडेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ये बुनियादी तौर पर रिमोट कंट्रोल मिसाइल होते हैं। तो अब थोड़ा सा यहाँ डिस्टिंग्विश हो गया कि शॉर्ट रेंज में बैलिस्टिक मिसाइल होता है और बैलिस्टिक अनपावर्ड और अनगाइडेड होता है। लॉन्ग रेंज के अंदर हम जो मिसाइल यूज़ करते हैं वो रिमोट कंट्रोल होता है, जिसका उससे ये फ़र्क होगा कि वो अनपावर्ड अनगाइडेड है, तो ये पावर्ड और कौन सा होता है? गाइडेड। तो ये था लास्ट हमारा छोटा सा टॉपिक जिसका ताल्लुक क्या था? बैलिस्टिक मिसाइल से। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।